अरे भाभी, थोड़ा जल्दी जल्दी हाथ चलाया करो। आप तो ऐसे ही काम कर रही हैं जैसे आपके शरीर में जान ही नहीं है। दूढ़ा शरीर है आपका और हाथ पैर आपके चलते नहीं हैं। कहाँ गई आपकी महारानी बेटी? ज़रूर चद्दर तान के सो रही होगी। एक बात बताऊं, 4 महीने पहले आप अपने घर का सारा काम कैसे करती थी? क्या घर का काम जेठ जी से करवाती थी? जल्दी जल्दी हाथ चलाइए और बुबलू पिंकी का टिफ़िन पैक करके मुझे दीजिए। आपको तो पूरे दिन घर में आराम करना है, पर मुझे दोनों को स्कूल भी छोड़ने जाना है। मैं और आपके देवर कितना करते हैं आप दोनों माँ बेटी के लिए, पर आप लोगों की आंखों में ज़रा भी पानी नहीं है। चलो, तुम्हें स्कूल छोड़कर आती हूँ। तुम्हारी ताई जी को तो रसोई का काम निपटाने में 10 बज जाएगा। अमिता अपनी जेठानी नंदिनी जी से कहती है। नंदिनी जी बोली, अमिता, नेहा रात का सारा काम खत्म करके सोती है तो उसकी नींद सुबह कैसे खुलेगी? फिर उसे आज कॉलेज भी जाना है। जैसे तुम्हारे बच्चे हैं वो भी तो बच्ची ही है। जानती हूँ तुम और देवर जी हमारे लिए बहुत करते हो, पर ये भी तो देखो, हम माँ बेटी भी तो घर का सारा काम करके तुम्हारा बोझ हल्का कर देते हैं। फिर तुम ऐसी कड़वी बातें हमसे क्यों करती हो? अमिता बोली, भाभी, आप इतनी भी सीधी नहीं हैं जितना बनती हैं। सुबह सुबह मेरा मुंह मत खुलवाइए। भाई साहब को गुजरे हुए 4 महीने हो गए हैं। कितने दिन से आपके देवर आपको कह रहे हैं कि फिक्स वाले कागजों पर अपने दस्तखत कर दीजिए, पर मजाल है कि आप टस से मस हो जाएं। मैं सब समझती हूँ, ये आप और आपकी पढ़ी लिखी बेटी की साजिश है। अब जल्दी से रसोई का काम निपटाइए। जब तक मैं आऊं सारा काम हो जाना चाहिए। गुस्से में बड़बड़ाती अमिता बच्चों को लेकर चली गई। कुछ ही देर में नेहा रसोई में आई और बोली, माँ, मैंने आपसे कहा था आप बस बुबलू पिंकी का नाश्ता बना देना, बाकी का काम मैं कर दूंगी। आप मेरी बात सुनती क्यों नहीं हैं? आपके घुटनों में दर्द शुरू हो जाएगा और आप तो जानती ही हैं, दर्द ज़्यादा बढ़ गया तो आपकी दवाई लाने वाला भी कोई नहीं है। इतना कहते कहते नेहा की आंखें भर आई। नंदिनी जी बोली, बेटा, तुम मेरे लिए परेशान मत हो, बस तुम अपने लक्ष्य पर ध्यान दो। अब भगवान ने हमारे किस्मत में दुख लिख दिया तो हमें तो काटना ही होगा। काश तुम्हारे पापा होते तो हमारी ऐसी हालत नहीं होती। नेहा बोली, माँ, क्या हम दोनों एक दूसरे के लिए काफ़ी नहीं थे? फिर अपने चाचा चाची के साथ रहने का फैसला क्यों किया? नंदिनी जी बोली, क्या करूं बेटा, अकेली औरत जो एक बेटी की माँ हो, उस पर समाज और रिश्तेदारों का बहुत दबाव होता है। मैंने सोचा हमारे सिर पर भी किसी मर्द का साया होगा तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। बस तुम्हें अच्छी सी नौकरी मिल जाए और तुम्हारी ज़िंदगी संवर जाए तो मैं समझूंगी मेरी तपस्या सफल हुई। अब चलो, तुम भी हाथ मुंह धोकर नाश्ता कर लो, फिर तुम्हें जल्दी जल्दी काम भी ख़त्म करना होगा। नेहा बोली, नहीं माँ, झाड़ू पोछा और बर्तन मैं कर दूंगी। आप जाइए, नहाकर पूजा कर लीजिए और चाची के आने से पहले कुछ खाकर दवाई ले लीजिए। इतना कहकर नेहा ने माँ को भेज दिया और बाकी का काम जल्दी जल्दी निपटाने लगी। 4 महीने पहले नेहा के पिता की रोड एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई थी। रिश्तेदारों ने दबाव डाला, जिसके कारण नंदिनी जी को बेटी के साथ देवर देवरानी के साथ रहना पड़ा। अपने सारे पैसे, जेवर और ज़रूरी कागज़ नंदिनी जी ने अमिता के हाथों में सौंप दिया। बेटी की पढ़ाई लिखाई में उन लोगों पर बोझ न बढ़े। नंदिनी जी को जैसे ही नेहा ने नाश्ता दिया, तभी अमिता घर के अंदर दाखिल हुई और बोली, हे भगवान, देखो तो ज़रा, दोनों माँ बेटी का कभी पेट ही नहीं भरता है। अरे, तुम्हारे कमाने वाले चाचा ने अभी तक कुछ खाया नहीं और तुम अपनी माँ का परोस दी, शर्म है कि नहीं? नेहा बोली, चाची, माँ को दवाई लेनी होती है, अगर लेट से खाती हैं तो उनकी तबीयत और बिगड़ जाती है, बस इसलिए। अमिता बोली, तो तुम्हारी माँ अगर लेट से खाए तो क्या को लकवा मार जाएगा? मैं अभी तक चाय भी नहीं पी हूँ और ये नाश्ता करने लगी। चलो जाओ, मुझे 2 और मेरे लिए 1 कप चाय बनाओ।
इतना कहते हुए अमिता नंदिनी जी के हाथों से पोहे का प्लेट लेकर खाने लगी। नेहा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। नंदिनी जी ने धीरे से कहा, कोई बात नहीं बेटा, मैं चाची को चाय बनाकर दे देती हूँ, तुम नाश्ता करके तैयार हो जाओ। नेहा बोली, नहीं माँ, आप बैठिए, मैं चाची के साथ आपके लिए भी चाय बनाती हूँ और आपके लिए भी पोहा लाती हूँ। क्या बोली? खबरदार, जो मेरी चाय के साथ उनके लिए चाय बनाई। पहले दूध में मेरे लिए अच्छी सी चाय बनाओ और अपनी माँ को काली चाय दो। दूध की चाय इस उम्र में इन्हें हजम नहीं होगी। और अपने चाचा जी के लिए नाश्ता पहले निकाल दो, उसके बाद जो बच्चे उसमें दोनों माँ बेटी खा लेना। नेहा अंदर ही अंदर जल रही थी और सोच रही थी, एक औरत दूसरी औरत के साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकती है, वो भी तब जब उसकी माँ और वो दिन रात घर का एक एक काम करती हैं। वक्त बीतने लगा। सही पोषण और दवाई ना मिलने के कारण नंदिनी जी के घुटने और कमर का दर्द बढ़ने लगा और नेहा पूरे घर की जिम्मेदारी आने लगी। इधर नेहा की पढ़ाई खत्म हुई, उसने एजुकेशन लोन लिया, फिर उसी शहर से MBA किया और नौकरी की तलाश करने लगी। कुछ महीने बाद सुबह के 8 बज रहे थे। अरियो महारानी, क्या खुद को शीशे में निहार रही है और पिछले आधे घंटे से ब्रश किए जा रही है? घर का काम क्या तेरा भूत करेगा या फिर बुलाऊं तेरी माँ को? हद होती है, हम इतना करते हैं पर ये नमक हराम एक घर का काम सही तरीके से नहीं करती, बस अपनी किताबों में ही लगी रहती है। अब तो पढ़ाई भी खत्म हो गई, फिर क्यों बाहर के खाक शांति फिरती है? नेहा जल्दी जल्दी हाथ मुंह धोकर बोली, चाची कम से कम ब्रश तो शांति से करने दो। वैसे भी रात रसोई साफ करके मुझे सोते सोते 11:30 बज जाते हैं। यहाँ तक कि माँ के पैर भी नहीं दबा पाती। दिन भर जब मैं नहीं रहती तो माँ कितना काम करती होंगी। काश कि पापा जिंदा होते तो माँ की ये हालत नहीं होती। कहते कहते उसकी आंखें भर आई। अमिता उसके कान पकड़ते हुए बोली, देखो तो अपनी माँ के लिए कितना प्यार जग रहा है। ज़्यादा चू चपड़ की तो दोनों माँ बेटी को बाहर का रास्ता दिखा दूंगी। सोच, तेरी बूढ़ी माँ को तो कोई कुछ नहीं करेगा पर तुम्हें तो गिद्ध की तरह नोच खाएंगे। शुक्र मनाओ कि तुम्हारे सर पर छत है। अब जाओ, जाकर मेरे लिए चाय बनाओ और फिर नाश्ते की तैयारी करो। नेहा बोली, चाची ये सब सुनते सुनते कितने साल बीत गए। क्या आप लोगों ने हमारी जिम्मेदारी इसलिए ली थी कि हम माँ बेटी को आप नौकर बनाकर रखेंगी? हमने तो हमेशा आपको अपना माना, पर आपने हमें फ्री की नौकरानी से ज़्यादा कुछ नहीं समझा। फिर क्या था? अमिता ने एक जोर का चांटा नेहा को जड़ दिया और बोली, बदतमीज लड़की, तुम्हारी जुबान बहुत तेज हो गई है। तुम्हें क्या लगता है तुम यहाँ फ्री में रह रही हो? तुम माँ बेटी पर क्या हमारा कोई खर्चा नहीं होता? अगली बार अगर ऐसा बोली ना तो तुम्हारी माँ की दवाइयाँ भी बंद करवा दूंगी। अब चल जा यहाँ से। नेहा अपने गाल पर हाथ रखकर बोली, अब तो दर्द भी नहीं होता। दोनों की आवाज़ सुनकर नंदिनी जी अपने कमरे से निकली और बोली, अमिता ये क्या कर रही हो? जवान लड़की पर कोई हाथ उठाता है। वो बोली, समझा लो अपनी बेटी को, बहुत ज़्यादा बोलने लगी है। अगर मैं इसके चाचा को इसकी शिकायत कर दी तो इसके हाथ पैर तोड़कर घर में बिठा देंगे, फिर पढ़ाते रहना बेटी को। इतना कहकर वो चली गई। नंदिनी जी बोली, बेटा क्यों अपनी चाची के मुंह लगती हो? जानती तो है उसका स्वभाव। कुछ दिन और बर्दाश्त कर लो, बस तुम पढ़ लिख लो, फिर अपने दिल की आवाज़ को कभी मत दबाना। तुम्हारे पिता की इच्छा थी कि तुम्हें पढ़ाकर एक अच्छी इंसान बनो। मैं जानती हूँ स्थिति हमारे अनुकूल नहीं है, पर तुम हार मत मानना। माँ की यही बातें नेहा को साहस देती थी। समय बीता। एक रोज़ नेहा भागती हुई घर में प्रवेश की। माँ, ओ माँ, कहाँ हो? मुझे आपको एक बहुत बड़ी खुशखबरी देनी है। नंदिनी जी बोली, क्या बात है बेटा? मैं यहाँ रसोई में हूँ, देख ज़रा ध्यान से। बरसात का मौसम है, आंगन में बहुत पानी है, कहीं फिसल कर गिर मत जाना मेरी बच्ची। नेहा माँ को गले लगाकर बोली, मुझे नौकरी मिल गई। दिल्ली के एक अच्छी कंपनी से मेरे लिए अपॉइंटमेंट लेटर आया है। अब मैं आपको इतनी खुशियाँ दूंगी कि आप पिछले सारे गम भूल जाएंगी।
मैं पापा के सपना को पूरा करूंगी। नैना की खुशी उसके चहकते हुए चेहरे पर साफ दिख रही थी। नंदिनी जी ने उसका माथा चूम लिया और बोली, खुश रहो मेरी लाडो, बधाई हो। कब जाना है तुम्हें? जाने की तैयारी शुरू करनी होगी। तभी कमरे से अमिता की आवाज़ आई, अरे ओ नेहा, क्या बात है जो इतनी ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही हो? ज़रूर हमारे खिलाफ तुम दोनों मिलकर कुछ साजिश रच रही हो, वरना तुम्हारे चेहरे पर इतनी खुशी क्यों होती? और ये तुम्हारे साथ में कैसा कागज़ है? आओ दिखाओ मुझे। इतना कहते हुए उसने अपॉइंटमेंट लेटर उसके हाथों से खींच लिया और पढ़ने लगी। हे भगवान, मैं क्या पढ़ रही हूँ? तुम नौकरी करने दिल्ली जाओगी? और आप जेठानी जी, आपका क्या दिमाग घास चरने गया है जो अकेली लड़की को दिल्ली भेजोगी, वो भी नौकरी करने के लिए? अजी सुनते हैं बबलू के पापा, देख लो आपके रहते हुए ये दोनों अब अहम फैसले खुद लेने लगे, आपसे पूछने की ज़रूरत तक नहीं समझी। नेहा बोली, चाची आप इतना शोर क्यों मचा रही हैं? आपको तो खुश होना चाहिए। ये कागज़ कोई अरेस्ट वारंट नहीं है जो आप इतना हल्ला मचा रही हैं। पहले एक नज़र देख तो लीजिए। ये अपॉइंटमेंट लेटर आया, मुझे दिल्ली की एक अच्छी कंपनी में बहुत अच्छी नौकरी मिल गई है। सुजीत बोला, क्या हुआ, क्यों शोर मचा रखा है? और क्या कहा तुमने नेहा? अपॉइंटमेंट लेटर? तुम दोनों माँ बेटी ने जिद की पकड़ने की तो हमने पढ़ने दिया, क्योंकि कॉलेज अपने शहर में ही था। अब पढ़ाई पूरी हो गई है, अब इसकी शादी की सोचो। भाभी क्यों फालतू के सपने खुद भी देखती हो? लड़की को ज़्यादा पंख मत दो, पता चला ने गुल खिलाएगी। शादी के बाद ससुराल वालों का मन होगा तो नौकरी कर लेगी, पर ये सब अभी नहीं होगा। नेहा परेशान होकर बोली, लेकिन चाचा जी दिल्ली की नौकरी बहुत अच्छी है और मैं वहाँ जाना चाहती हूँ। इस कंपनी में नौकरी के लिए कितने ही लोगों ने अप्लाई किया था, पर मेरा सिलेक्शन हुआ है, इसका मतलब मैं इसके लिए काबिल हूँ। फिर आप मना क्यों कर रहे हैं? सुजीत बोला, सिर्फ तुम्हारे चाहने से नहीं होगा, हमें भी तो सोचना है। कुछ हुआ तो बदनामी तो मेरी होगी ना। और भाई साहब ने तुम दोनों को सिर पर ज़्यादा ही चढ़ा रखा था, पर मेरे रहते ये सब नहीं चलेगा। अमिता नंदिनी जी से बोली, मेरा एक चचेरा भाई है, उसका एक बेटा है। मैंने उससे नेहा की बात चलाई है, कल या परसों उसे परिवार के साथ बुला लेती हूँ और इन दोनों की शादी तय कर लेंगे। वो लोग दान दहेज भी नहीं लेंगे तो ये परेशानी भी मिट जाएगी। देख लीजिए हम लोग कितना सोच रहे हैं और आप हैं कि इसे दिल्ली भेजने की तैयारी कर रही हैं। लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे? सुजीत आगे बढ़कर बोला, हाँ हमारे साथ हो तो हमारी बात तो माननी ही पड़ेगी। हमें भी अपने बच्चे के बारे में सोचना है, अभी वह छोटे हैं, आगे उन्हें भी पढ़ना है। तुम्हारे खर्चे में ही उलझे रहेंगे तो हमारा जीवन तो बर्बाद हो जाएगा। नंदिनी जी ने बहुत हिम्मत की और बोली, अमिता तुम किसकी बात कर रही हो? वही लड़का ना जिसने मुश्किल से ग्रेजुएशन किया है और अभी तक बेरोजगार है। मेरी बेटी इतनी पढ़ी लिखी और वो लड़का कुछ नहीं करता है, यहाँ तक कि पढ़ाई भी खींच-तान कर की है। तुम उससे मेरी बेटी की बराबरी कर रही हो। अमिता बोली, अरे तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ा या उसकी उम्र निकल गई है? मर्दों की डिग्री नहीं पैसा देखते हैं और फिर लड़का हट्टा कट्टा है, नौकरी आज नहीं तो कल मिल ही जाएगी। शादी के बाद दोनों चले जाएंगे दिल्ली, वहीं रहकर वो भी कोई ना कोई नौकरी कर ही लेगा। क्यों जी? सुजीत बोला, हाँ और नहीं तो क्या। और दिल्ली जब दोनों जाएंगे तो इन दोनों का खर्चा उसके माँ बाप उठाएंगे। कम से कम हमारे सर पर तो ये बोझ नहीं रहेगा। नंदिनी जी बोली, पर देवर जी मेरी बात तो सुनिए। सुजीत ने उनकी बात अनसुनी कर दी। इस बात से नंदिनी जी के चेहरे पर परेशानी और आंखों में आंसू देखकर नेहा का मन खट्टा हो गया और वो बोलने पर मजबूर हो गई। चाचा जी पापा नहीं हैं तो क्या मैं सपने देखना बंद कर दूं? आपको हमने अपना माना। माँ और मैं नौकरों की तरह इतने दिन घर का काम करते रहे। अपने सारे पैसे और जेवर माँ ने आप लोगों के हाथों में सौंप दिया, इसलिए ना कि मेरे पालन पोषण और पढ़ाई के लिए आपको कभी खर्च ना करना पड़े। फिर भी आप या चाची ने कभी माँ को सम्मान के दो शब्द नहीं कहे, बल्कि ये तो आते जाते दुकारती रहती थी।
हमने आप लोगों को अपना समझा और सम्मान दिया, कभी आपके बारे में गलत नहीं सोचा और आप लोगों के मन में हमारे प्रति ऐसे विचार हैं। छी छी, आपके इस दोहरे चेहरे से तो रिश्तेदार भी अनजान हैं। सुजीत बोला, लड़की हो इसीलिए चुप हूँ, वरना हाथ पैर तोड़कर बिठा देता। खबरदार, जो एक शब्द और कहा। बहुत हिम्मत करके नेहा ने कहा। बहुत दिन हम चुप रहे, पर अब मैं अपनी माँ की आंखों में आंसू नहीं देख सकती। माँ, तुम भी अपना सामान पैक करो, हम दोनों साथ ही दिल्ली चलेंगे। मेरी एक सहेली की मम्मी पापा वहाँ रहते हैं, कुछ दिन उनके साथ रहकर हम अपना प्रबंध कर लेंगे। और चाचा जी, पापा के जितने भी फैक्ट्री के पेपर हैं वो मुझे दे दीजिए। हाँ, इस घर में भी कभी अपना हिस्सा नहीं लूँगी क्योंकि अभी उसकी ज़रूरत नहीं है। और हाँ चाची, माँ के जेवर आपके पास रखे हैं वो मुझे चाहिए क्योंकि वो मेरे पिता ने मेरे लिए बनवाए थे। और हाँ, मेरी शादी के बारे में सोचना छोड़ दीजिए, जब समय होगा तो मैं शादी कर लूँगी और आपको न्योता भी भिजवा दूँगी। नेहा तेजी से अपने कमरे में चली गई। रेखा ने गुस्से में बोली, मैं दोनों माँ बेटी की खाल उधेड़ दूंगी, पर कुछ नहीं दूंगी। सुजीत बोला, चुप हो जाओ भाग्यवान, सब कुछ इन्हें देना ही पड़ेगा क्योंकि सब कुछ भाभी के नाम है, फिर कागज रखने से क्या होगा। शुक्र मनाओ, अभी तक उन पैसों का इंटरेस्ट हम खा रहे थे और इस घर और हमारी ज़मीन में अभी वो हिस्सा नहीं मांग रही है। अगर तुमने ज़बरदस्ती की तो नेहा वो भी मांग लेगी। दोनों माँ बेटी जाते हैं तो जाने दो, हमारी बला के समय रहने ते ही जमीन बेच देंगे और ये घर भी बेचकर दूसरे जगह घर ले लेंगे। अगले दिन सारे फिक्स के कागज और जेवर नंदिनी जी के हाथ में थे। जेवर और जो सबसे छोटी रकम का कागज था उसे लेकर दोनों माँ बेटी बैंक पहुँचे। जेवरों को लॉकर में रखवा दिया और जो सबसे छोटी रकम थी उसे तुड़वाकर बैंक से पैसे निकाले और बेटी के साथ अपने ज़रूरी सामान लेकर सदा के लिए दिल्ली चली गई। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।